ओके डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। थोड़ा पहले मैं आज अव्यवस्था के लिए खेद है, एक गलत नोटिस आपको चला गया 8:30। एक्चुअली आपका क्लास मैं 8 o'clock से लूंगा, 8 PM से। 8:30 बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों का भी पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हो गया है, तो मैं अपने क्लास के ड्यूरेशन को थोड़ा कम करता हूँ। और मैं भी थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में भी बिजी हूँ, तो आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 hour 15 मिनट्स का क्लास में आपका अभी कर दिया है। पीछे मैंने 2 hours का आपका लिया था, लेकिन अब चूंकि पॉलिटी का भी लोड आपके ऊपर है, तो दोनों के साथ आप जस्टिस कर सके, यही मेरी कोशिश होगी। और हमारा जिस तरह है चलता ही रहेगा। आप लोगों की हर सुविधाओं का मैं ध्यान रखूंगा। आज भी आप लोगों को एक स्टडी मटेरियल गया होगा, आपने देखा होगा कांग्रेस के ऊपर, उसको आप लोग पढ़ते रहिएगा। लेकिन पिछले वाले में हमारा क्लास अभी अधूरा है, तो उसको पूरा करना है। और एक बार आपको फिर अपना मैं स्कीम याद दिला दूं, मेरी स्कीम को मत भूलिएगा, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर जंप कर रहे हैं, वैसे मैं नहीं ले जा रहा। आपको इंटीग्रेटेड पढ़ा रहा, तो मेरे इंटीग्रेटेड मेथड को आप मत भूलिएगा। मैंने पहले ही कहा कि पहला आपका जो पार्ट बनता है हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी। तो जो हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी है, 18वीं सदी का इतिहास, उसको हमने दो सब पार्ट में बांटा था, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया। फिर दूसरा हम लोग का कॉलोनियलिज्म आया था, जिसको 3 सब पार्ट में बांटा था, उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया। अब हम लोग राष्ट्रवाद पर आए, तो पहले प्रोटो नेशनलिस्ट मैंने कवर किया, फिर इंडिया का, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का रिवोल्ट कवर किया, और अब चल रहा हूं आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव पर समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। और जब यह हो जाएगा, तो इसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑनवर्ड्स, जो जिसका मैंने स्टडी मटेरियल दिया है, और सभी का मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा और फॉलो करता जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को भी आदत पड़ी हुई है, तो क्वेश्चन छोड़ दूंगा, थोड़ा लेट हो गया है, परंतु क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अंकुर बी फास्ट, और मेरे स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा फास्ट होइएगा। और सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सबसे क्वेश्चन में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब देखो, ये कोड मिलाना है। कोड मिलाने में पहला ए है पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन, और इल्वर्ट बिल रिपन। हालांकि थोड़ा सा हो सकता है इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो, लेकिन एक बार जरा ट्राई करके देखिए। देखो, आपको धीरे धीरे आदत बनानी पड़ेगी कि सारे क्वेश्चन जिसका आप आंसर कर रहे हो, वो क्वेश्चन का आंसर आप जानते हो, ऐसा नहीं है। मतलब कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो अननोन होंगे, और आपको थोड़ा सा उसमें इंटेलेक्चुअल गेस करना होगा। तो माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट, बी फास्ट, टेक रिस्पॉन्स फास्टली। मैक्सिमम सी। देखो मेरे स्टूडेंट कितने ब्रिलियंट है, पकड़ लिया सी, सी पकड़ लिया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसका है पता है ना? लॉर्ड लिटन का है, और यहाँ लॉर्ड कर्जन के साथ दिया। माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा पकड़ लिया कि लॉर्ड लिटन की जगह लॉर्ड कर्जन को पकड़ लिया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, इनके समय सुगौली की संधि हुई। तृतीय मराठा युद्ध भी इनके समय लड़ा गया। थॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? मतलब आपको कहा गया है इनके समय सुगौली की संधि, मतलब सुगौली की संधि हुई, तृतीय मराठा युद्ध भी इनके समय में लड़ा गया, और थॉमस मुंडो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी कॉर्नवालिस, और डी डलहौजी। मैं स्टूडेंट बी फास्ट प्लीज। यस, गुड। मैं तो कहता हूं कि भाई तुम लोग इतने ब्रिलियंट हो कि अब तो मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता ही नहीं है जिसको तुम लोग गलत कर सको। मतलब तुम लोग सारे क्वेश्चन मेरा करेक्ट करके मेरे दिल को खुश कर देते हो। मेरी दिन भर की पूरी थकावट दूर हो जाती है तुम लोगों का क्लास लेने में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में 19वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन का के कारण था थे? एक पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, दूसरा पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा का प्रभाव। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी का जो समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन है, जिसको आप भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जानते हो, उसमें कौन सा कारक उसके लिए उत्तरदायी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। प्लीज मेक ए रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। मतलब एक और दो दोनों। यस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 19वीं सदी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, ए मुख्यतः समाज सुधार आंदोलन था, बी मुख्यतः धर्म सुधार आंदोलन था, सी उपयुक्त दोनों एवं ए एवं बी मैंने दोनों समान था। दोनों समान था उत्तर है। दोनों समान था, समान मैंने जोड़ दिया है, देख लेना। और दोनों में से कोई नहीं था। बी फास्ट माय स्टूडेंट, टेक द रिस्पॉन्स फास्टली। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, गलत 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 हो गया। 19वीं सदी के समाज और धर्म आंदोलन, अच्छा ये मुख्यतः समाज सुधार आंदोलन है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होगा कि चूंकि यह आधुनिक, देखो हमारे जितने भी सुधारक हैं वो आधुनिक हैं, और उनकी मौलिक चिंता क्या है? उनकी मौलिक चिंता है समाज का सुधार करना। वो भारत को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं। आधुनिक युग की चिंता धर्म की चिंता नहीं है, आधुनिक युग की चिंता समाज की चिंता है। तो फिर उन्होंने धर्म सुधार का नाम क्यों लिया? इसको देखिए, उन्होंने धर्म सुधार का नाम इसलिए लिया कि समाज और धर्म दोनों एक दूसरे के साथ इतना परस्पर व्याप्त था,
समाज और धर्म दोनों एक दूसरे से इतना गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ था कि बिना धर्म में सुधार किए हुए समाज में सुधार हो ही नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने पहली प्राथमिकता धर्म सुधार को दी और फिर पहली प्राथमिकता समाज सुधार को दी। लेकिन क्योंकि धर्म में सुधार किए बिना समाज सुधार नहीं हो सकता था, इसलिए धर्म को सुधारा ताकि हम समाज को सुधार सके। तो पहला आपका उत्तर है समाज सुधार। मेरे किसी स्टूडेंट ने किया है कि नहीं? शुरू हो गया था? ओके। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह पर लिखने वाले ऑफिशियल इतिहासकार की भूमिका निभाई? मेरे स्टूडेंट ट्राई करो। ए डॉक्टर आरसी मजुमदार, बी एसएन सेन, सी शशि भूषण चौधरी और डी पीसी जोशी। बी फास्ट माय स्टूडेंट, बी फास्ट। बी है। यस यस। पहले इसका नाम आया था, आरसी मजुमदार को असाइनमेंट दिया गया था, लेकिन आरसी मजुमदार और सरकार के बीच मतभेद हो गया, और जब दोनों के बीच मतभेद हो गया तो यह दायित्व फिर एसएन सेन को दिया गया और एसएन सेन ने इस दायित्व को पूरा किया। ओके। अब मैं स्टूडेंट्स, हम लोग जहां थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। हम लोग फराजी बहावी इस मूवमेंट को लेते हुए हम लोग कहां थे? तो जस्ट वहीं पर मैं आ रहा हूं। तो मैंने यहां पर आपको बताया कि जैसे देखो, अब बहावी आंदोलन है और फराजी मूवमेंट है। तो ये सब मैंने क्या बताया कि ये सब जो मूवमेंट है पुनरुत्थानवादी है। पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति के जो मूवमेंट है उसमें मुस्लिम भारत में शासक वर्ग से जुड़े रहे थे, उनमें सत्ता को खो देने का तीखा एहसास था। ब्रिटिश राजस्व नीति के तहत मुस्लिम किसानों का शोषण हो रहा था। क्योंकि प्रतिरोध के लिए उनके पास कोई आधुनिक विचारधारा नहीं थी, इसलिए उन्होंने धर्म को ही प्रतिरोध का आधार बनाया। और फिर पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को फराजी और बहावी जैसे आंदोलनों ने प्रोत्साहन दिया। जैसे फराजी और बहावी मूवमेंट है, उसने उसको आंदोलन को प्रोत्साहन दिया है। और फराजी एक संप्रदाय था जिसके बारे में बता चुका हूं, जिसमें हाजी शरीतुल्लाह और दादू मियां है, इसके बारे में बता चुका हूं। और इधर मैंने बताया आपको बहावी आंदोलन है, उसका उद्देश्य सैयद अहमद और फराय बरेलवी है। उसका उद्देश्य है दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा, तो मेरे विचार से क्लियर हो गया होगा। और कोई कुछ अगर पूछना है तो पूछना मिस्टर अंकुर। आर दे क्लियर? कोई क्वेश्चन अगर उनका है तो बताओ। और सुधारवादी प्रवृत्ति में अलीगढ़ आंदोलन है। तो अलीगढ़ आंदोलन में देखो, और सर सैयद अहमद खान कोई धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, वो तो पाश्चात्य शिक्षा की उपज है। परंतु सर सैयद अहमद खान के साथ समस्या यह है कि उनको लग रहा है कि अगर हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति को अच्छी बनानी है, तो सर सैयद अहमद खान को ऐसा विश्वास है कि हमें फिर ब्रिटिश की कृपा प्राप्त करनी होगी। तो सर सैयद अहमद खान फिर ब्रिटिश की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनकी कोशिश यही है कि वी हैव टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश। इसी क्रम में वो मुस्लिम युवाओं को कहते हैं कि आप अपने आप को कांग्रेस के आंदोलन से दूर रखें, क्योंकि ब्रिटिश, अगर आप कांग्रेस के आंदोलन से जुड़े रहेंगे तो फिर ब्रिटिश इससे नाखुश हो जाएंगे, ब्रिटिश को कष्ट हो जाएगा, ब्रिटिश आपसे दूर हट जाएंगे। तो उनका जो कहना है वह चाहते हैं कि हमारे जो, अच्छा दूसरी बात है कि सर सैयद अहमद खान का मैं आगे बताऊंगा 1885 में। वो कहते हैं कि भारत में जो मुसलमान है वो कौम है, एक कौम है, मतलब उनको एक अलग मतलब पहचान चाहिए। और हिंदू और मुसलमान दो कौम है, तो वो एक तरह से कौम के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो कौम है और दोनों को बराबर अधिकार चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिसको तुम कहते हो सांप्रदायिक राजनीति, उसकी नींव सर सैयद अहमद खान ने भी डाली है। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी, ताकि जिस समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उसमें बहुत सारे हिंदुओं ने उनको सपोर्ट किया था, और एक तरह से एक ज्वाइंट वेंचर की तरह अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बाद में चलकर उनका नजरिया बदल गया और वो ब्रिटिश पक्षधर नीति अख्तियार की। उसी समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उन्होंने मुस्लिम युवकों को कहा कि आप अपने कांग्रेस की राजनीति से अपने आप को अलग रखें। उधर आर्य समाज में आपको करा ही चुका हूं। तो अब इधर आपका बचता है आधुनिक भारत में समाज सुधार के केंद्र में महिलाएं। इसमें क्या है मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली देखो, पहले क्या है कि पहले पुरुष सुधारक सामने आए, और पहले पुरुष सुधारकों ने चाहा कि हम महिलाओं की दशा में सुधार करें। इन पुरुष सुधारकों की अपनी एक सीमा थी। जो पुरुष सुधारक थे उनकी सीमा यह थी कि वह चाहते थे कि महिला की दशा में उत्थान हो, लेकिन वो महिला स्वाधीनता के पक्षपाती नहीं। वो चाहते थे कि महिलाओं की दशा में सुधार हो, सुधार होने तक तो चाहते थे, लेकिन महिलाओं की स्वाधीनता नहीं चाहते थे, क्योंकि लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि महिलाएं इतनी स्वाधीन हो जाए कि पुरुष प्रधान समाज का विशेषाधिकार ही टूट जाए। वे इस बात से भयभीत थे कि पुरुष प्रधान समाज का विशेषाधिकार नहीं टूटना चाहिए और महिलाओं को स्वाधीन, बहुत ज्यादा स्वाधीन नहीं होना चाहिए। वह इसी के पक्षधर थे।
इसीलिए धीरे धीरे अब क्या हुआ, महिलाएं खुद सुधार के लिए आई। उनको लगा कि ये पुरुष प्रधान समाज हमारे सुधार के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो हमें खुद आना चाहिए। यहीं पर आपको बताया जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या जिसने 19वीं सदी के सुधारकों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, वह थी महिलाओं की दशा। जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश चिंतक ने घोषित किया था कि किसी भी सभ्यता की सफलता की कसौटी उसके अंतर्गत महिलाओं की दशा है। भारतीय सुधारकों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की अधिकांश सामाजिक समस्याओं का कारण है महिलाओं की हीन अवस्था। उस काल में महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियों में बाल हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा प्रथा आदि प्रचलित थी। 19वीं सदी के सुधारकों ने उनकी दशा में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। एक, बाल हत्या सामान्यतः राजपूतों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही मार देते थे। गवर्नर जनरल जॉन सोड ने 1795 तथा वेलेस्ली के समय 1804 में शिशु वध को प्रतिबंधित कर दिया। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए 1829 के बंगाल रेवोल्यूशन के आधार पर कदम उठाया गया। 1830 में मद्रास और बॉम्बे में भी यह कानून लागू किया गया। फिर बाल विवाह का उन्मूलन। भारत में बाल विवाह की समस्या प्रारंभ से रही। आधुनिक काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे रोकने का साहसिक प्रयास किया। विद्यासागर तथा उनके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 ईस्वी में लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई। इसे कम आयु में विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के समय पर 3 अधिनियम पारित किए। सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872, सम्मति आयु अधिनियम 1891 तथा बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। विधवा प्रथा। इस काल में विधवा विधवा प्रथा भी एक प्रमुख समस्या थी। एक तरह से देखा जाए तो विधवा मतलब देखो, हम यहाँ पर आपको बताते हैं, वो तो आप लोग डाटा पढ़ लेना, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। मैं आपको 2 चरणों में बताता हूँ। देखिए, पहला हम लोग देखते हैं महिला सुधार स्थिति। तो महिला सुधारकों की स्थिति हम देखते हैं तो हम यह ज्ञात होना चाहिए कि पहले क्यों महिला सुधार की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। तो एक ब्रिटिश चिंतक जिसकी पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ने यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि कौन सा समाज कितना विकसित है या कौन सी सभ्यता कितनी विकसित रही है, उसका निर्धारण इस बात के आधार पर होगा तो हम महिलाओं की दशा। अगर महिलाओं की दशा अच्छी है तो सभ्यता विकसित है, अगर महिलाओं की दशा खराब है तो सभ्यता पिछड़ी हुई। अब जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने देखा कि अरे भाई, अब हमें भी इस कसौटी पर खड़ा उतरना है, तो हमने भी अपने अतीत का अवलोकन किया। और जो जेम्स मिल ने जो हमारे समाज को चुनौती दी थी कि भाई भारतीय सभ्यता पिछड़ी हुई है, तो यहाँ महिलाओं की दशा खराब है, तो हम भी अतीत में गए। अतीत में जाकर हमने दिखाया कि देखिए, वैदिक काल में हमारे यहाँ महिलाओं की दशा खराब नहीं थी। और फिर वर्तमान में जो महिलाओं की खराब दशा थी, उसकी सुधार करने के लिए कुछ पुरुष सुधारक सामने आए। दूसरी बात, पुरुष सुधारक ने ऐसा देखा कि हमारा जो अधिकांश सामाजिक मतलब समस्या थी, वो अधिकांश सामाजिक समस्याओं की जड़ में थी महिलाओं की हीन अवस्था। जब तक महिलाओं की अवस्था को सुधारोगे नहीं, जब तक महिलाओं की अवस्था को आप नहीं सुधारोगे, तब तक बाकी सामाजिक समस्याएं दूर नहीं होंगी। जैसे अब देखो, आप कहते हो समस्या की जैसे शिशु हत्या। तो शिशु हत्या में जो अधिकांश जो तुम देखते हो कुछ खास जाति में, तो लड़की को पैदा होते हुए मार दिया जाता था। आज भी आपने बहुत सारा टीवी सीरियल में देखा होगा, तो आपने ऐसा देखा होगा कि वहां पर कौन ऐसा करता है, उसमें पुरुष से ज्यादा आगे महिला खुद आती है, क्योंकि उसको एक लड़के की, मेल चाइल्ड की चाहत होती है। तो उनको लगा कि भाई, अगर हम महिला को शिक्षित बना देते हैं, महिला को अगर हम सजग बना देते हैं, तो फिर महिला खुद अपने अधिकारों के प्रति सजग होगी और अपनी पुत्री के अधिकारों की रक्षा करेगी। अगर माता अगर अशिक्षित होगी तो पुत्री अशिक्षित होगी, और अगर माता को हम पढ़ा देते हैं तो पुत्री भी शिक्षित होगी। अगर महिला अगर शिक्षित होगी और महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति सजगता होगी, तो जाति विभाजन भी कमजोर पड़ेगा। तो सारी समस्याओं की जड़ में तो महिलाओं की हीन दशा है। इसलिए महिलाओं की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए गए। उसी में आपको कहते हैं कि शिशु हत्या पर पाबंदी लगाने के लिए 1795 1804 में कानून बनाए गए थे। 1830 में उसको और भी मजबूती प्रदान की गई। फिर आपको सूचना मिलती है विधवा प्रथा, जैसे सती प्रथा उन्मूलन के लिए कानून बनाए गए। फिर विधवाओं की दशा में सुधार के लिए 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया। फिर आपको महिला शिक्षा के विकास के लिए काम किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको सूचना यह मिलती है कि पहले चरण में तो पुरुष सुधारक आए और पुरुष सुधारकों ने महिलाओं की दशा में सुधार के लिए काम किया। लेकिन बाद में चलकर ऐसा महसूस किया गया कि पुरुष सुधारकों की अपनी एक सीमा है। पुरुष सुधारक चाहते हैं कि महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहती कि महिलाओं की दशा इतनी अच्छी हो जाए कि उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए और आगे चलकर वो पुरुष प्रधान समाज को ही चुनौती देने लगी। इसलिए जैसे उस समय का एक पत्र है सोम प्रकाश, उस सोम प्रकाश ने, जो उस समय का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक बहुत ही रिप्यूटेड पत्र है, रिप्रेजेंटेटिव पत्र है, लेकिन जो सोम प्रकाश है उसने महिलाओं की दशा पर टिप्पणी की।
उसने सोम प्रकाश ने महिलाओं की दशा पर टिप्पणी की है। एक तरह से उसने एक तरह से प्रहार किया है, और उसने यह भी कहा है कि भाई महिलाओं को स्वाधीनता नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब है पुरुष प्रधान समाज तो एक हद तक महिलाओं के अधिकार को स्वीकार करता था, परंतु उससे आगे वो महिला अधिकार के मुद्दे को नहीं ले जाना चाहता था। तो कुल मिलाकर आप देखते हो, तो इसलिए अब सुधार के लिए कुछ महिलाएं ही सामने आई हैं और महिलाओं की तरफ नजर डाली है। तो आगे चलकर कुछ सजग महिलाएं भी सामने आई जिन्होंने महिला उत्थान के लिए कार्य किया। जैसे भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल स्थापित किए। यहाँ पर भोपाल की बेगम को कोट करो, बेगम रुकैया सखावत तथा, ये सब दो चार नाम है, उसको तो आप लोग मेधावी हो, आप लोग ध्यान कर ही लोगे। बेगम रुकैया सखावत तथा महाराष्ट्र की एक महिला ताराबाई शिंदे ने अपने प्रयास से शिक्षा प्रणाली स्थापित की। मतलब कि बेगम रुकैया शेखावत थी तथा महाराष्ट्र की एक महिला ताराबाई शिंदे ने अपने प्रयास से शिक्षा प्रणाली स्थापित की तथा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखकर पुरुषों के विशेषाधिकारों पर चोट की। किसने? तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी, उस पर महिला और पुरुष के समानता की मांग की और पुरुष के विशेषाधिकारों पर चोट की। उसी प्रकार पूना में सुधारक महिला के रूप में पंडिता रमाबाई ने एक विधवा आश्रम शारदा सदन की स्थापना की। जैसे कहा जाता है कि एक महिला सुधारक थी, उसका नाम था पंडिता रमाबाई, उसने एक विधवा आश्रम यानी शारदा सदन की स्थापना की। अब दलित वर्ग पर थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे देखो, जाति व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था में सुधार की चर्चा तो राजा राम मोहन राय ने भी की, स्वामी विवेकानंद ने भी की, दयानंद सरस्वती ने भी की, आत्माराम पांडुरंग ने भी की, महादेव कुमार रानादेव ने भी की। तो जो भी सुधारक थे वो सवर्ण सुधारक थे, उच्च जाति से आए थे। लेकिन उच्च जाति से आने के बाद भी उन्होंने निम्न जाति की दशा पर नजर डाली और उन्होंने इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ उठाया कि नहीं, जाति जो व्यवस्था है, छुआछूत है, छुआछूत का अंत होना चाहिए, जाति विभाजन का अंत होना चाहिए। लेकिन उनकी एक सीमा थी, उसको ध्यान रखिए। वो स्वयं सवर्ण सुधारक थे, उच्च जाति से आए थे। तो देखो, उच्च जाति के जो सुधारक हैं वह निम्न जाति के लोगों से सिंपैथाइज तो कर पाते हैं, परंतु इंपैथाइज नहीं कर पाते। मतलब वो निम्न जाति के सुधारकों की दशा में सुधार की बात तो करते हैं, जरूर करते हैं, परंतु उनके दर्द को उन्होंने महसूस नहीं किया होता है। तो उनका जो सपोर्ट होता है एक लिमिटेशंस तक ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। अब क्या है कि अब स्वयं कुछ दलित वर्ग के सुधारक आगे आएंगे और दलित वर्ग के सुधारक फिर खुद अपने प्रयास से निम्न जाति के मुद्दे को उठाएंगे। उस पर हम लोग को देखना है। बच्चे लोग आ गए हैं ना? अंकुर, टाइमिंग का थोड़ा दिक्कत हो गया था। अब देखिए, यहाँ पर आपको सूचना मिलती है कि 19वीं सदी के सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख बल जाति व्यवस्था में सुधार पर भी था। अतः इसके द्वारा जाति विभाजन की आलोचना की गई। इस दिशा में सर्वप्रथम पहला सवर्ण नेताओं ने की तथा राजा राम मोहन राय से लेकर इस दिशा में सर्वप्रथम पहल सवर्ण नेताओं ने की तथा राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक विभिन्न सुधारकों ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। फिर भी शोषण को समाप्त करने के लिए कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया। अंत में कुछ दलित वर्ग के नेता उभर कर सामने आए और उन्होंने स्वयं जातीय शोषण के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया। ज्योतिबा फूले का पहला नाम आपको आता है। उन्होंने सतशोधक, जैसे ज्योतिबा फूले के बारे में जानते हो कि उन्होंने सतशोधक समाज की स्थापना की। एक गुलामगिरी नामक पत्र का एक गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। और जानते हो, जब उसी समय जब अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम का अंत हुआ था, दास व्यवस्था का अंत हुआ था, उन्होंने ताली बजाकर स्वागत किया। और मैं एक बात और भी बताऊं कि ज्योतिबा फूले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधारक है। हालांकि वो माली जाति से थे। वो देखो, शूद्र में भी दो तरह के शूद्र थे, सतशूद्र और असतशूद्र। असतशूद्र अछूत की श्रेणी में आते थे। ज्योतिबा फूले अछूत की श्रेणी में नहीं आते थे, सतशूद्र में थे, माली जाति से थे। परंतु इन्होंने सतशूद्र और असतशूद्र की एकता की बात की और पूरे दलित वर्ग, दलित समाज के उत्थान के मुद्दे को लेकर इन्होंने बड़ी गंभीरता से उठाया, सतशोधक समाज। और उसी क्रम में इन्होंने यह घोषित किया कि भाई, मतलब एक तरह से किसानों के अधिकारों के मुद्दे को भी ज्योतिबा फूले ने उठाया है। और एक तरह से घोषित किया कि एक समय था कि पूरी भूमि, मराठा जो भूमि थी, यह गैर आर्यों की थी। बाद में आर्यों ने इस पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। मतलब एक कहानी उन्हें राजा बलि की भी सुनाई, खैर उससे आपको लेना देना नहीं है। फिलहाल आप यह जानिए कि ज्योतिबा फूले ने यह सिद्ध किया कि जो शिक्षा है, शिक्षा पद्धति है, वह भी सवर्णों को फेवर करती है, वो निम्न जाति के अनुकूल नहीं है। तो शिक्षा पद्धति की खामियों को भी उद्घाटित किया और कहा जो शिक्षा पद्धति है वो निम्न जाति के हित में नहीं है। इस तरह से तुम देखते हो कि ज्योतिबा फूले ने कुछ महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को उठाया। और उन्होंने, अच्छा, दूसरी बात है कि उन्होंने दलित वर्ग के साथ साथ महिलाओं के उत्थान के मुद्दे को भी महाराष्ट्र के इस सुधारक ने उठाया था, ज्योतिबा फूले ने। इन्होंने कहा था
ज्योतिबा फुले ने एक पूना में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी और महिलाओं के उत्थान के मुद्दे को भी गंभीरता से लिया था। एक नाम आपका आता है गोपाल बाबा वालंकर। ये कौन थे? तो इन्होंने महार जाति महाराष्ट्र में निम्न जाति महार जाति थी, महार जाति को संगठित करने का काम गोपाल बाबा वालंकर ने किया। और फिर भीमराव अंबेडकर ने 1920 के दशक में महार जाति को नेतृत्व प्रदान कर एक संगठित जाति आंदोलन खड़ा किया। अंबेडकर द्वारा महार जाति की दशा में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता है। मैंने भीमराव अंबेडकर पर इस बार भी जो उनका बर्थ एनिवर्सरी था तो मैंने उन पर एक लेक्चर भी बनाया हुआ है यूट्यूब पर। तो देखो बेसिकली महार जाति को संगठित करने का काम पहले तो गोपाल बाबा वालंकर ने 19वीं सदी के अंत में किया था। वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नेशनल मूवमेंट के दरमियान आगे भी चर्चा होती रही। फिलहाल यहाँ कहा जा रहा है, अब देखिए उनका तो बचपना बहुत ही, एक्चुअली उनके पिताजी थे राम जी, तो उन्होंने बेसिकली एक आर्मी में थे। आर्मी में होने के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अवसर मिल सका कि वो पढ़ाई कर सके, नहीं तो उनकी जाति के लोगों के लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाता था। आर्मी के बच्चे को पढ़ाया जाता था तो उनको मौका मिला। स्कूल में उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। सवर्ण बच्चों से अलग अपना एक अलग मतलब बिछावन लेके बैठना पड़ता था। वो साधारण टैप में पानी नहीं पी सकते थे, कई बार पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। और जीवन में इतना डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा और इतना डिस्क्रिमिनेशन का दर्द झेला, बावजूद इसके उन्होंने पढ़ाई पूरी की। फिर उनको आप देखेंगे कि पियाजी गायकवाड़ हैं बड़ौदा के, तो उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी, तो उसी स्कॉलरशिप के आधार पर वो पढ़ पाए। और फिर दो मतलब वर्ल्ड के 2 रिप्यूटेड विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री ली, एक से लॉ की, एक से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। तो मैंने बहुत क्वालिफाइड पर्सन। जब वो आए तो उन्होंने कितने आधार पर उन्होंने विरोध किया है, इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको दिया गया है। एक है मनुस्मृति जलाकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति विरोध का प्रदर्शन किया गया। जैसे मनुस्मृति एंशिएंट हिस्ट्री में लिखा गया है और कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों की बात करता है। उन्होंने मनुस्मृति जलाकर प्रतीकात्मक रूप में हिंदू धर्म से पहले अपना संबंध विच्छेदित कर लिया। दूसरा, उन्हें महारों को मरे हुए पशु को ढोने से परहेज करने का सुझाव दिया। जैसे महार जाति के लोग थे, उनको पहले एक महार वतन दिया जाता था। महार वतन में क्या था कि जो सवर्ण लोग होते थे थोड़ी जमीन उनको खाने और जोतने के लिए दे देते थे, या फिर उनको कुछ अनाज दे देते थे, और बदले में उनके मरे हुए पशु को, उन्हें जब भी उनका पशु मरता था तो उन महारों को ढोकर उसे अलग करना पड़ता था, उन्हें मरे हुए पशु को वहां से हटाना पड़ता था। अच्छा नहीं दिखा, ओहो सॉरी, आवाज, अच्छा सॉरी, अगर आवाज में दिक्कत हो तो इस तरह बताते रहो, बच्चे लोग समझ पा रहे हैं। तो उनका मरे हुए पशु, जैसे उनको पहले थोड़ा सा महार वतन बोलते थे, थोड़ी जमीन मिल जाती थी और बदले में इनको मरे हुए पशुओं को ढोना पड़ता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आप मरे हुए पशुओं को ढोना बंद करिए। तीसरा, 1930 के दशक में जबरन मंदिर प्रवेश कार्यक्रम प्रारंभ किया। जैसे 1930 से 35 के बीच देखोगे कि जैसे नासिक जो महाराष्ट्र में, वहां पर एक कालाराम मंदिर था, उसमें जबरन मंदिर प्रवेश कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चलाया कि भाई मंदिर प्रवेश से दलित वर्ग के लोगों को आखिर क्यों वंचित रखा जाएगा, उनका तर्क किया था। नेक्स्ट था कि दलित वर्ग के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग की। जैसे आप देखोगे पूरे जीवन भर वो ब्रिटिश के सामने, उनके लिए नेशनल मूवमेंट था दलित वर्ग की सुरक्षा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता की मांग उन्होंने नहीं उठाई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उनका कहना यह था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है जब तक दलित वर्ग को उत्थान नहीं मिलेगा, दलित वर्ग का जिसको जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि अगर स्वतंत्रता का मतलब सवर्णों की स्वतंत्रता होगी तब तो दलित वर्ग तो स्वतंत्रता से वंचित ही रह जाएंगे। तो जब तक दलित वर्ग को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। मैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन में आपको बताऊंगा कि स्वतंत्रता का मतलब बहुत व्यापक होता है। स्वतंत्रता का मतलब महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती है, आर्थिक स्वतंत्रता भी होती है और सामाजिक स्वतंत्रता भी होती है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो मांग उठाई जा रही थी वह मांग उनकी सामाजिक स्वतंत्रता की मांग थी, और उन्होंने इस तरीके से सामाजिक स्वतंत्रता की मांग उठाकर चीजों को उन्होंने सामने रखा है और लाया है। नेक्स्ट वन, अछूतों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन का गठन किया। यानी अछूतों की दशा में सुधार करने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन का गठन किया। अब देखो गांधी जी और अंबेडकर के बीच मतभेद, ये तो मैं आपको आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन चलो यहाँ पर चर्चा हो गई है। तो देखो राष्ट्रीय आंदोलन तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो आप लोग चिंता मत करना, ये मत समझना कि हम गांधी और अंबेडकर को ही निपटा दिए। आगे गांधी जी और अंबेडकर पर हमारी चर्चा आगे भी चलती रहेगी और हम करते रहेंगे। कई मुद्दे आएंगे। अभी तो मैंने राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस वगैरह शुरू भी नहीं किया है, वो शुरू करूंगा तो मैं उसको आपको बताऊंगा। देखिए जैसे
दलित वर्ग के उत्थान के लिए गांधी और अंबेडकर के दृष्टिकोण में क्या अंतर है उसको देखिए। अंबेडकर दलित वर्ग की दशा में सुधार के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता के हस्तांतरण को आवश्यक मानते थे, किंतु गांधी जी समाज सुधार के माध्यम से दलित वर्ग की स्थिति में सुधार के समर्थक। जैसे उसको आर्थिक सत्ता के हस्तांतरण की जगह यहाँ पर अगर हम टर्म दे कि आर्थिक पुनर्वितरण को आवश्यक मानते थे। आर्थिक पुनर्वितरण, देखो आर्थिक पुनर्वितरण का मतलब होता है, अंग्रेजी में उसको इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि देखिए, अगर आप दलित वर्ग की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो आप आर्थिक पुनर्वितरण कीजिए। आर्थिक पुनर्वितरण से आशय है कि जो धनी लोग हैं उनसे अतिरिक्त धन छीन कर और उन दलित वर्ग के लोगों में उसका वितरण करिए, क्योंकि दलित लोग के वर्ग के लोगों में जब तक आर्थिक क्षमता नहीं आएगी तो उनकी दशा कैसे सुधरेगी। तो फिर वो जाके मरे हुए पशु ढोएंगे, किसी की गंदगी की सफाई करेंगे, आखिर जीविकोपार्जन के लिए उनको तो कुछ चाहिए, तो उनकी स्थिति तो सुधरेगी नहीं। उनको आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना देंगे तभी तो अपने जीवन के बारे में निर्णय ले सकेंगे, और आर्थिक रूप से स्वावलंबी तभी बनेंगे जब उनके पास उतने कम से कम धन आ सके जिसको लेकर वो खड़े हो सके। गांधी जी कहते थे नहीं, देखो ऐसा है कि दलित वर्ग की समस्या एक सामाजिक समस्या है, इसमें आर्थिक मुद्दे को टच नहीं किया जाए और आर्थिक पुनर्वितरण की बात नहीं की जाए। इस बात से डॉक्टर अंबेडकर संतुष्ट गांधी जी के तर्क से नहीं थे कि दलित समस्या एक आर्थिक समस्या है, इसलिए इसमें दलित समस्या एक सामाजिक समस्या है, इसलिए आर्थिक मुद्दे पर इसमें बात नहीं हो सकती। इस बात से अंबेडकर सहमत नहीं थे। फिर अंबेडकर दलितों की दशा सुधारने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के समर्थक थे, जबकि गांधी जी विरोधी थे। अब जैसे डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि दलितों की दशा तभी सुधरेगी जब दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। अब देखो पृथक निर्वाचन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पृथक निर्वाचन में क्या होता है, जैसे अभी भी तो आप जानते हो कि SC ST के लिए सीटें आरक्षित है, लेकिन ये पृथक निर्वाचन नहीं है, यह संयुक्त निर्वाचन। क्या फर्क है, यहाँ आप देखोगे कि सीटें आरक्षित की जाती है उम्मीदवार के लिए, आपने गौर किया होगा, वोटर्स तो कॉमन होते हैं, और अगर पृथक निर्वाचन होता है तो वोटर्स कॉमन नहीं होते हैं। उसी जिस जिस वर्ग से कैंडिडेट होता है उसी वर्ग से वोटर भी होता है, दूसरा कोई उसमें वोट नहीं दे सकता। इसको पृथक निर्वाचन कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पृथक निर्वाचन के पक्षपाती थे, जबकि गांधी जी पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे। फिर तीसरा कि अंबेडकर जाति व्यवस्था के विरोध में आक्रामक रवैया अपनाने के लिए तैयार रहते थे। उदाहरण के लिए जबरन मंदिर प्रवेश, वहीं गांधी जी मेल मिलाप की नीति के माध्यम से दलित वर्ग की स्थिति में सुधार चाहते थे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि देखिए, अधिकार हमें भीख मांगने से नहीं मिलेगी, हमको बलपूर्वक छीनना पड़ेगा। वो चाहते थे कि हम संघर्ष करके अपने अधिकार को प्राप्त करें। गांधी जी का कहना था कि संघर्ष मत करिए, संघर्ष से समाज में फिर बिलगाव आएगा, बल्कि मेल मिलाप की नीति से हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ पर गांधी जी का जो दृष्टिकोण है और अंबेडकर का दृष्टिकोण है बिल्कुल अलग अलग है। उसके बाद अंबेडकर जाति संरचना को समाप्त करना आवश्यक मानते थे, किंतु गांधी जी जाति संरचना में सुधार के समर्थक थे। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि अगर आप इस दलित समस्या या छुआछूत की समस्या या दलित वर्ग के शोषण की समस्या का अंत करना चाहते हैं तो इसका एक ही बेहतर रास्ता है कि आप जाति व्यवस्था को समाप्त करें। गांधी जी कहते थे कि देखिए, जाति व्यवस्था को समाप्त करना मुनासिब नहीं है, हम जाति व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि हम यह चाहते हैं कि जाति व्यवस्था में सुधार हो जाए। अब गांधी जी का तर्क क्या है, तो मैंने आपको भी एंशिएंट नहीं पढ़ाया है, एंशिएंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। जैसे देखो, वैदिक काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले जो वर्ण का विभाजन होता था पेशे के आधार पर होता था। जैसे मान लो कोई पेशा से ब्राह्मण है, पेशा मतलब जानते हो ऑक्यूपेशन, मतलब काम करने का, तो कोई पेशा से ब्राह्मण है, कोई पेशा से क्षत्रिय है, कोई पेशा से वैश्य है, कोई पेशा से शूद्र है। तो जब उनका पेशा बदल जाता था तो वर्ण की स्थिति बदल जाती थी। तो पेशा बदल जाता था तो वर्ण की स्थिति बदल जाती थी। जिस समय उनका ऑक्यूपेशन या पेशा बदलता था उसी समय वर्ण की स्थिति बदल जाती थी। तो यहाँ पर गांधी जी का ये कहना था कि देखिए, पेशे से मतलब गांधी जी का ये कहना था कि देखिए, वैदिक काल में कितना बढ़िया था। मतलब कोई अपने पेशे से ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, और अगर एक ब्राह्मण अपने पेशे के आधार पर जाति हो तो क्या दिक्कत है। तो ब्राह्मण भी सारा काम कर सकता है, ब्राह्मण भी गंदगी ढो सकता है, क्षत्रिय भी कोई भी काम कर सकता है। इसमें ये है कि पेशे, जाति को पेशे से जोड़ दीजिए, जन्म से मत जोड़िए। जाति व्यवस्था खराब तब है जब जन्म से जुड़ता है। जाति व्यवस्था में कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष आया है जन्म से जुड़ने का। तो डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि भाई, आप जाति व्यवस्था को जिलाए ही क्यों रखना चाहते हैं, कोई इतना बेचैन है जाति व्यवस्था को बचा कर रखने के लिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में इस मुद्दे पर भी मतभेद था। फिर अंबेडकर
एक बुद्धिजीवी थे किंतु व्यावहारिक रूप में जनसामान्य से कटे हुए थे, जबकि गांधी जी एक जननेता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। अब देखो, अब जैसे गांधी जी और अंबेडकर में, हाँ, एक अंतर और बताना चाहूंगा। जैसे गांधी जी, जैसे डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि दलित वर्ग की समाज, दलित वर्ग की सुरक्षा और दलित वर्ग का उत्थान हो, इसलिए आरक्षण आवश्यक है। उनको सरकारी सेवा में या विधानमंडल में हर जगह आरक्षण चाहिए। जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक दलित वर्ग की स्थिति नहीं सुधरेगी। और गांधी जी कहते थे कि वे आरक्षण है इन दोनों के बीच विभाजन को अस्थायी बना देगा, और चूंकि आरक्षण विभाजन को अस्थायी बना देगा, इसलिए बेहतर है कि हम आरक्षण को अवॉइड करें, आरक्षण हम नहीं होंगे। तो अब मतभेद है, लेकिन तब एक चीज है कि होल्ड दलित वर्ग पर अंबेडकर से ज्यादा गांधी जी का, होल्ड अंबेडकर से ज्यादा गांधी जी का था दलित वर्ग पर। क्योंकि अंबेडकर क्या थे, बेसिकली अंबेडकर एक बुद्धिजीवी थे, संविधानवादी थे। विधानमंडल में बैठकर वह दलितों के मुद्दे को उठाते थे, या फिर पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर दलितों के मुद्दे को उठाते थे। परंतु गांधी जी तो लाठी टेक कर दलितों के बीच चले जाते थे। तो गांधी जी जब लाठी टेक कर दलितों के बीच चले जाते थे, तो दलित वर्ग में गांधी जी का होल्ड बहुत ज्यादा था, और गांधी जी को बहुत ज्यादा लोकप्रियता दलित वर्ग में मिली हुई थी। ये विशेषता है। अब देखो, इसी में कुछ कुछ और भी आते हैं। जैसे त्रावणकोर में और भी कुछ दलित के नेता हैं। त्रावणकोर में जैसे श्री नारायण गुरु थे। तो त्रावणकोर की एक अछूत जाति थी जिसकी नाम थी इजवा जाति। इजवा जाति, जो त्रावणकोर की अछूत जाति, उसका नाम इजवा था। तो इजवा को संगठित करने का काम श्री नारायण गुरु ने किया। और इजवा जाति का ही मतलब और भी कुछ सुधारक है, लेकिन नारायण गुरु सबके मुखिया है। तो नारायण गुरु ने एक संगठन बनाया था, उसको कहते थे SNDP योगम। SNDP योगम का मतलब है जिसको कहा गया कि श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम करके एक संगठन बनाया। और उन्होंने एक नारा दिया कि एक धर्म, एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति का नारा उन्होंने दिया। नेक्स्ट वन आता है मद्रास में ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर। ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर एक महत्वपूर्ण सुधारक हैं, क्योंकि उन्होंने मुद्दा तो उठाया दलित वर्ग का, लेकिन वो कहीं ना कहीं द्रविड़ राजनीति से जुड़ गए। और द्रविड़स्तान की आगे चलकर द्रविड़ राजनीति से, अभी जो तुम देखते हो कि अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है, उसकी पेरेंट पार्टी थी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, और उसके जो आरंभिक संस्थापक में पेरियार नायकर थे। तो पेरियार नायकर के बारे में कहा जाता है कि मद्रास में जाति उत्पीड़न का विरोध करने वाले एक प्रमुख नेता के रूप में ईवी रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियार का उद्भव हुआ। प्रारंभ में यह असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे, परंतु बाद में इन्होंने असहयोग आंदोलन से अपना नाता तोड़ लिया, और वी रामस्वामी ने दलितों को संगठित करने का काम किया और आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई तथा लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने के लिए कहा गया। वे द्रविड़ राजनीति के पिता कहे जनक। देखिए, मतलब ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर पहले कांग्रेस में ही थे वो, लेकिन जब असहयोग आंदोलन चलेगा, मैं आगे बताऊंगा, तो उसमें क्या है कि उसमें उन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस पर तो ब्राह्मणवाद का गहरा प्रभाव है, और वो कहीं ना कहीं दलित वर्ग के पक्षपाती थे। तो धीरे धीरे कांग्रेस से उनका मोह भंग हुआ, और कांग्रेस में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे सवर्ण लोगों का विशेष प्रभाव था। तो वो धीरे धीरे कांग्रेस से विमुख हो गए, और उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ के 1924 में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। कुड्डी अरसू करके एक पत्र था, उस पत्र का नाम बड़ा अजीब था, वो आपको याद नहीं रहेगा। कुड्डी अरसू करके पत्र का संपादन आरंभ किया, और 1925 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था, सॉरी, उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। इस आंदोलन का उद्देश्य ही यही था कि हम दलित वर्ग में आत्मसम्मान की भावना भरें। और उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं मनु स्मृति को जलाकर प्रतीकात्मक रूप में हिंदू धर्म से अपना संबंध तोड़ लिया था। तो प्रतीकात्मक रूप में हिंदू धर्म से संबंध तोड़ने का भी की बात या उनसे कही जाती है कि हिंदू धर्म से प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने संबंध तोड़ा था। अब देखिए, अब हम समाज एवं धर्म आंदोलन के महत्व की चर्चा करेंगे, लेकिन एक प्रश्न अगर अभी तो देखो, वैसे अगर कहोगे तो मैं आगे ये प्रश्न डालूंगा, या कहो तो अभी प्रश्न डालता हूं, तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की वार्ता तो आगे भी चलेगी। तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है कि गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ने दलित वर्ग की बेहतरी की बात की, यद्यपि दोनों का तरीका अलग अलग था। उन्हें बेहतरी का मतलब है कि दलित वर्ग की भलाई के लिए दोनों ने बात की, परंतु दोनों का तरीका अलग अलग था। तो जो 5 पॉइंट्स तुमने देखा है ना, वही पॉइंट्स उसमें डालना है। तो अगर कहो तो मैं तुम लोगों को लिखने के लिए एक प्रश्न डाल देता हूं जिसको तुम लोग ट्राई कर सकते। गांधी जी एवं
डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग की बेहतरी को अपना लक्ष्य बनाया यद्यपि इन दोनों का तरीका एवं दृष्टिकोण पृथक रहा था। टिप्पणी कीजिए। देखो, इसी से मिलता जुलता जो प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता वो यूपीएससी 2015 में था। मतलब यही प्रश्न मान के चलिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मैंने 5 पॉइंट दिया है, ऊपर आपने देखा है, उसी को लेकर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। आप लोग ट्राई करना चाहोगे? अंकुर, पूछो मेरे स्टूडेंट्स, ये प्रश्न को ट्राई करना चाहेंगे? क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है? वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ रहे हो तुम लोग, बहुत स्मार्ट हो गए हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर करोगे तुम लोग? यस, वेरी गुड, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये यूपीएससी में 2015 में पूछ चुका है। अब देखो, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का महत्व क्या है, महत्व में क्या बताया जा रहा है। तो इस आंदोलन के साथ भारत में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ। मतलब आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ का मतलब आधुनिकता का आगमन हुआ। अर्थात भारत में एक ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण हुआ जो युगीन चुनौतियों को स्वीकार कर सकता था। मतलब हमारे समाज का वास्तव में आधुनिकीकरण ये समाज एवं धर्म आंदोलन के कारण हुआ। मैं आगे भी आपको बताऊंगा। इसने भारतीय समाज की शैल्य चिकित्सा कर दी। इसने कठोर जाति व्यवस्था पर प्रहार किया तथा धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितवाद पर चोट की, महिलाओं की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए। इस प्रकार भारतीय समाज में उत्थान की प्रक्रिया को बल मिला। देखो, जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि शैल्य चिकित्सा, सर्जरी का मतलब हुआ कि आपका समाज आंतरिक रूप में विभाजित था। इसने क्या किया? शैल्य चिकित्सा का मतलब सर्जरी करके, इसको साफ करके आप में एकता का भाव ला दिया। शैल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी। इसने एक सोशल सर्जरी की और सोशल सर्जरी करके आपको इंडिया को ज्यादा कंसोलिडेटेड बनाया, यानी इंडिया को उसने एक राष्ट्र जैसी चीज स्थिति पैदा की। तो इसने प्रचलित सामंती सामाजिक मूल्य में क्या होता है? सामंती सामाजिक मूल्य में महिलाओं की हीन स्थिति होती है, जाति कठोरता होती है, उच्च और नीच के बीच विभाजन होता है, तो उसको सामंती मूल्य कहते हैं, फ्यूडल वैल्यू सिस्टम। इसने क्या किया? इसने प्रचलित सामाजिक मूल्यों पर चोट की। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ। मतलब इसने जो सोशल वैल्यू सिस्टम पर चोट की, मतलब सॉरी, फ्यूडल वैल्यू सिस्टम पर चोट की, इसका परिणाम हुआ कि जो मॉडर्न, जो एक राष्ट्रवादी चेतना है, जो मॉडर्न एक नेशनल कॉन्शसनेस है, वो मॉडर्न नेशनल कॉन्शसनेस डेवलप किया। और फिर क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं लैंगिक विषमता के कम होने से आधुनिक राष्ट्रवाद की चेतना का विकास हुआ। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। जैसे देखिए, आपका समाज पहले देखो क्षेत्रवाद में ऐसे लैंगिक विभाजन, क्षेत्रवाद में, जातिवाद में विभाजित था। इसको ये दूर करेगा और आप में एक होने का भाव पैदा करेगा, तो आप राष्ट्र बनोगे, आप राष्ट्र बनोगे। सीमाएं भी हैं, इनका लिमिटेशंस भी है। क्या क्या लिमिटेशंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। इसे यूरोपीय पुनर्जागरण की तरफ भौगोलिक अन्वेषण का मतलब है वैकल्पिक नहीं, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। भौगोलिक अन्वेषण एवं वैज्ञानिक अन्वेषण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो भौगोलिक अन्वेषण का समर्थन प्राप्त हुआ अथवा वैज्ञानिक अन्वेषण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, 19वीं सदी के भारतीय सुधारक एक वैकल्पिक देखो, जैसे मैं आपको बताना चाहता, इसके लिए थोड़ा सा आपको यूरोपीय पुनर्जागरण समझना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आप यूरोपीय पुनर्जागरण समझोगे तब इस बात को समझ पाओगे। जैसे होता क्या है कि यूरोप में
16वीं सदी में यूरोप का पुनर्जागरण हुआ, तो उसमें आपको याद है कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद क्या हुआ आपको पता ही है, आपको तो अब अच्छी तरह समझ में है। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद वैकल्पिक मार्ग की खोज शुरू हुई, उसमें सी वोयेजेस शुरू हुआ, मतलब भौगोलिक खोज शुरू हुई। तो भौगोलिक खोज में नए नए क्षेत्र में गए, और नए नए क्षेत्र में जहां गए वहां पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। नए नए क्षेत्र में जहां इनका जाना हुआ, वो नए नए क्षेत्रों में क्या हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो विचारों का आदान प्रदान हुआ तो नई चेतना आई, तो भौगोलिक खोज भी शुरू हुई। उसी समय आपको याद है, आप अगर यूरोप का इतिहास पढ़ा होगा तो बताऊंगा, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए और वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हुआ। हमारे यहाँ ना तो भौगोलिक खोज हुई पुनर्जागरण में, और ना ही वैज्ञानिक विचारधारा। दूसरी बात, 19वीं सदी के भारतीय सुधारक एक वैकल्पिक आत्मिकता को लाने विफल रहे। उनका पाश्चात्य तत्वों के साथ देसी तत्वों को रचनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास असफल हो गया। यही वजह है कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग पाश्चात्य एवं देसी मॉडल के बीच विभाजित रहा। वहीं पाश्चात्य समर्थक आज भूमंडलीकरण की संस्कृति के कट्टर समर्थक के रूप में उभरे हैं, तो दूसरी तरफ देसी मॉडल के समर्थक परंपरा एवं धार्मिक पुनरुत्थान में लिप्त हैं। देखिए, मतलब हम यहाँ पर आपको यह बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने जो आधुनिकीकरण किया, तो आधुनिकीकरण करने के क्रम में हमने पश्चिमी मॉडल को अपना लिया। पश्चिमी मॉडल को अपना लिया मतलब, अगर भारत को, अगर तुमसे आज कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ आधुनिकीकरण क्या है, तो तुम कहोगे पश्चिमीकरण। अरे एक बात बताइए, इसको ऐसे समझिए, मेंटली अलर्ट हो ना तुम लोग। अब सुनो मेरी बात को। जैसे हम लोगों ने अपना बचपन यानी प्राचीन काल अपने ढंग से जिया, मध्यकाल अपने ढंग से जिया, और जब हमारी युवा अवस्था हुई तो हमारे ऊपर सीधे जो यूरोपीयकरण हो गया। मतलब एक तरह से तुम समझो तो दुनिया में बाकी उपमहाद्वीप अपने अपने ढंग से जी रहे थे, और जब मैं आपको विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जब यूरोप से जब चली वो, माने यूरोप जब पश्चिम ने अपना विस्तार किया, भौगोलिक खोज किया, दुनिया को उपनिवेश बनाया, तो अपने विचार को फैलाते चले गए। तो दुनिया ने जिसको आधुनिकीकरण माना वो पश्चिमीकरण है, वो वेस्टर्न है। ये बात समझने की है जिसको लोग गौर नहीं करते हैं। अब बताओ, हम सूट नेक टाई पहनकर, सूट टाई पहनकर ही हम आधुनिक हो सकते हैं? धोती कुर्ता और कुर्ता पैजामा में नहीं हो सकते, क्योंकि वह पश्चिमी मानदंड के अनुकूल नहीं। तो हमारे लिए पुनर्जागरण का मतलब पश्चिमी मानदंड हो गया। और चाहिए क्या था कि हमको देसी और पाश्चात्य तत्व को मिलाकर एक वैकल्पिक आधुनिकता का विकास करना चाहिए था। वैकल्पिक का मतलब एक दूसरे तरह की आधुनिकता बनानी चाहिए थी जो पश्चिम से अलग है, लेकिन हम उसमें विफल हो गए। हम या तो पश्चिमी धारा में बह गए या फिर परंपरा की तरफ लौट आए। कुछ हमारे यहाँ बहावी और आर्य समाज जैसे मूवमेंट थे जो सीधे परंपरा में घुस गए, और कुछ यंग बंगाल जैसे मूवमेंट थे जो पश्चिमी, और राजा राम मोहन राय जैसे थे जो पश्चिम की तरफ चले गए। आगे राजा राम मोहन राय के विषय में कहा जाता था कि राजा राम मोहन राय के कलकत्ता में 2 मकान थे, उसमें एक मकान में राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ स्वदेशी था, तो दूसरे मकान में राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ विदेशी था। मतलब इसका मतलब हुआ कि राजा राम मोहन राय आधा देशी थे और आधा विदेशी थे। तो मतलब यह है कि हम दोनों को जोड़कर जो वैकल्पिक आधुनिकता बनाना चाहते थे वो नहीं बना पाए, और कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण के प्रभाव में रहे। अब समाज सुधार से संबंधित कई संस्थाओं की दृष्टि अत्यधिक अतीतोन्मुखी थी, और इसके परिणाम स्वरूप पुनरुत्थानवादी प्रकृति को बल मिला तथा संप्रदायवाद को प्रोत्साहन मिला। मतलब अब जिसका अतीत पर ज्यादा बल है, जैसे आर्य समाज पर, थियोसॉफिकल सोसाइटी का, बहावी मूवमेंट का, उससे क्या हुआ, परंपरावादी तत्व ज्यादा प्रबल हो गए। हम परंपरा में ज्यादा घुस गए, तो हम तो पुनरुत्थानवादी हो गए ना, अतीत के उत्थान की बात करने लगे। मतलब हमारा भविष्य पर निगाह कम पड़ गई। तो ये कहना है, कुछ हिंदू सुधारकों ने वेदों की श्रेष्ठता पर बल दिया तथा वेदोत्तर विकास को अस्वीकार कर दिया, जबकि उस समय तक वैदिक परंपरा भी पुरानी पड़ चुकी थी तथा वेदों की कुछ मान्यताओं पर स्वयं गीता ने प्रहार कर दिया था। अब जैसे आर्य समाज कहते हैं, एक बात बताओ, आर्य समाज कहता है वेदों की ओर लौटो। तो आर्य समाज जब वेदों की ओर लौटों की बात करता है, मतलब रिटर्न टू वेदास, तो आप वेद कितना पुराना हुआ सोचो। अच्छा, आज की तारीख में मैं आपको पूछूं, आज मैं आप ही से पूछूं, आप एक औसत हिंदू हो, कि हिंदू धर्म में की मुख्य विशेषता बताओ क्या है। मैं आपसे पूछूं हिंदू धर्म की मुख्य विशेषता बताओ, तो तुम कहोगे मंदिर, मूर्ति पूजा। जैसे आज जय श्री राम है तो आपको लगता है कि भाई ये हिंदू धर्म। लेकिन आपको पता है कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं थी। वेद में मूर्ति पूजा नहीं थी, वेद में पुरोहितवाद नहीं था, वेद में मंदिर नहीं था। आप अगर वेदों की तरफ लौटो कहते हो, तो वेद के आगे का जो भी विकास है, वह वेद के आगे के विकास को तो आप अस्वीकार कर रहे हो ना। आप वेदों की तरफ लौटो तो कर रहे हो, लेकिन वेदों के बाद की का जो विकास है उसको तो आप अस्वीकार कर रहे हो। आप ये मानकर नहीं चल रहे हो कि वेदों के बाद का विकास क्या है। भागवत गीता ने बहुत सारी रचनाओं को अस्वीकार कर दिया है, वेद की चीजों को, और कहोगे वेदों की तरफ लौटो। तो आज अगर किसी हिंदू को कहोगे भाई मूर्ति पूजा आप मत करिए, अब देखिए जितने भी सुधारक है सब मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद पर चोट कर रहे हैं, कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं, मंदिर नहीं। आज तो हिंदू धर्म की पहचान मंदिर और मूर्ति पूजा ही है। कौन उनकी बात को मानेगा, आप ही बताइए। तो सीमा है उनकी।
फिर समाज सुधारकों में कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को तो उठाया, किंतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा करते। उदाहरण के लिए उन्होंने छुआछूत के उन्मूलन के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। और गांधी जी जैसे सुधारक के आगमन के पश्चात इस दिशा में गंभीर प्रयास किया गया। मतलब देखो, इन सुधारकों ने छुआछूत के मोर्चे पर कोई विशेष काम नहीं किया, बल्कि आगे जब गांधी जी आए तब छुआछूत के मोर्चे पर कुछ विशेष काम हुआ। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सामाजिक आधार अभिजात था। अभिजात का मतलब जानते हो, तुम लोग शायद नहीं समझते होगे। अभिजात का मतलब अंग्रेजी में एलिट कहते हैं, कुलीन। कुलीन का मतलब है कि जो 19वीं सदी का जो भारतीय पुनर्जागरण या समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन है, वो मुख्य रूप से उसका आधार कुलीन है। कुलीन का मतलब हुआ कि बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित है। कॉमन पीपल कौन समझेंगे? ये बड़े बड़े शिक्षित भारतीयों के लिए केवल है, लेकिन जो कॉमन पीपल है उसको तो नहीं समझ सकता। इसका आधार अभिजात था, नगरीय क्षेत्र तक ही सीमित था। मतलब इसका आधार अभिजात था और मुट्ठी और कुलीन लोग इसको समझ पा रहे थे, बुद्धिजीवी लोग समझ पा रहे थे, और यह केवल नगरों में ही सक्रिय था, ग्रामीण क्षेत्रों पर इसका प्रभाव नहीं था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं धीरे से, अभी तक तो समाज और धर्म आंदोलन की तरफ चल रहे थे, अब यहां से हम राजनीतिक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। थोड़ा सा हम देखिए, थोड़ा सा मैं जस्ट देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जरा सा, कि इससे राष्ट्रवाद को भी प्रेरणा मिली और इससे संप्रदायवाद को भी प्रेरणा मिली। देखो, संप्रदायवाद क्या है इसको मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ही जान लो कि आपके जीवन में कई पहचाने हैं, बाकी पहचानों को आप ताक पर रख देते हो और एक धार्मिक पहचान को ही आप आधार बनाकर चलते हो और मानते हो कि धार्मिक पहचान ही सब कुछ है, तो दैट इज कम्युनलिज्म, उसी को संप्रदायवाद। मतलब बाकी जितने भी पहचाने उस पहचानों को आप दरकिनार कर देते हो और केवल धार्मिक पहचान को ही आप मानकर चल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड संप्रदायवाद। तो अब इसने राष्ट्रवाद को प्रेरणा कैसे दी? तो राष्ट्रवाद को प्रेरणा दी कि आंतरिक रूप से जो राष्ट्र जो विभाजित है, उस विभाजन को इसने सर्जरी करके और एक होने का भाव पैदा किया। एक होने का भाव, एक होने का भाव पैदा किया। ओके, अब देखिए, एक होने का भाव पैदा किया, आपस में जुड़ाव को प्रोत्साहन दिया, तो राष्ट्रवाद की तरफ चला गया। इसमें समझने में मेरे स्टूडेंट को कोई दिक्कत भी है वो बताएगा। अब देखो संप्रदायवाद कैसे। तो जब तुम एक होने की बात करते हो तो सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर गलत, जैसे आप अगर अच्छे सीमेंट का प्रयोग करते हो तो मकान मजबूती से जुड़ता है, और गलत सीमेंट का प्रयोग करते हो तो मकान का एक भाग गिर जाता है, कमजोर पड़ जाता है और गिर जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि प्राचीन, जैसे हिंदू सुधारक हैं, वह हिंदू सुधारक प्राचीन काल के महानता की बात कर रहे हैं। जैसे तुम अगर जोड़ने की बात करते हो, जोड़ने की समझ करो, और जोड़ने की बात में तुम कहोगे अपने हिंदू पहचान पर, हिंदू अतीत पर बल दोगे, इतने लोग तो कंसोलिडेट हो जाएंगे, इतने लोग तो जुड़ जाएंगे, ये तो अलग रह जाएगा ना, क्योंकि ये हिंदू अतीत से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा। तो ये अगर अलग रह गया तो ये संप्रदायवाद हो, विभाजन हो गया। जैसे मान लो अब एक कक्षा है, कक्षा में मैं कहूं कि भाई अमुक क्षेत्र के सारे लोग हम एक हैं, तो बाकी क्षेत्र वाले तो अलग हो जाएंगे, तो अलगाववाद की भावना आ गई। जैसे आज भारत है, भारत को हिंदू राष्ट्र कहने में क्या खतरा है? अब हिंदू की चाहे जो भी जनसंख्या हो, लेकिन अब ये बताओ कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी तो हैं जो हिंदू नहीं। हम धर्मनिरपेक्ष क्यों हैं? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से हमें आपस में कॉन्सोलिडेशन होता है, हम जुड़ पाते हैं। लेकिन हम किसी धर्म को अगर अपने राष्ट्र बनाने की पहचान बनाए, या क्षेत्र को या जाति को बनाए या क्षेत्र को बनाए, तो हमारा राष्ट्र इतना कॉन्सोलिडेटेड नहीं होगा। हमारे राष्ट्र का नाम ये विविधता में एक था। हम हर तरह की पहचानों को कमजोर करके एक ही पहचान बनाया, जिसको कहते हैं सिविल नेशनलिज्म। सिविल नेशनलिज्म का मतलब है कि हम मूलभूत संवैधानिक आदर्शों और कुछ मूलभूत लक्ष्य के आधार पर हम विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति से आने वाले लोग इस राष्ट्र से जुड़े हुए। तो जब हमारे प्राचीन सुधारक हैं, वो जब प्राचीन अतीत के गौरव की बात जब करते हैं, तो अतीत के गौरव की बात करते हैं, तो
उससे मुस्लिम लोग अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल के गौरव में मुसलमान का गौरव नहीं वर्णित होता है। और वो क्या करते हैं, हमारे जो हिंदू सुधारक थे, वो प्राचीन काल के गौरव की बात करते थे और मध्य काल को पतन का काल कह देते थे। मुस्लिम भारत छूट जाता था। तो मुस्लिम सुधारक थे, वो अपना गौरव वो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के इस्लाम के इतिहास में ढूंढने लगे। इससे एक तरह से अलगाववाद का भाव पैदा हुआ। तो यही समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन ने एक राष्ट्र के रूप में भी हमें संगठित किया, और यहीं से एक अनजाने ही अलगाववाद का भाव भी पैदा हो गया। ये दोनों चीज देखने को मिलती है। मिस्टर अंकुर, पहले पूछो मेरे स्टूडेंट से कि अब वो लोग इस बात से क्लियर हुए कि नहीं कि कैसे राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद दोनों को प्रोत्साहन मिल रहा है। माय स्टूडेंट्स, बी क्लियर, बी रिस्पॉन्सिव एंड बी फास्ट। समझ रहे हैं मेरे स्टूडेंट लोग? अब बच्चों इसमें लास्ट एक है, अभी तक हमने समाज एवं धर्म, देखो ये भी राष्ट्र है, राष्ट्रवाद की चेतना है। राष्ट्रवाद की चेतना यहाँ सुधार आंदोलन के रूप में व्यक्त हुई है। समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन के रूप में राष्ट्रवाद की चेतना व्यक्त हुई है। अब हम आपको बताना चाहते हैं ये धार्मिक बातों से धीरे धीरे यह सामाजिक बातों की ओर कैसे आकर्षित होगा, वो मैं आपको बताना, मतलब राजनीतिक बातों की ओर कैसे आकर्षित होगा। जैसे अब तक तो आपने सुधार आंदोलन देखा था धर्म सुधार के रूप में, अब धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदलेगा। अभी क्या है, समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन के रूप में राष्ट्रवाद की चेतना है, इसने अपने आप को सुधार आंदोलन के रूप में व्यक्त किया है, परंतु अभी राजनीतिक आंदोलन के रूप में व्यक्त करेगा। तो यही टाइटल है इस हाँ, जैसे ये टाइटल है धार्मिक सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन की ओर। 19वीं सदी का समाज एवं धर्म आंदोलन भारतीय समाज में एक प्रकार की शल्य चिकित्सा का अंदर सर्जरी है हुआ, क्योंकि इसके पश्चात एक स्वच्छ भारत का निर्माण संभव हुआ तथा भारत का विकास आधुनिक राष्ट्र के रूप में संभव हुआ। कहा जाता है कि 19वीं सदी का सुधार आंदोलन अंतर्वस्तु में, अंतर्वस्तु का मतलब वो यहाँ आत्मा कह सकते हो, आत्मा या आंतरिक रूप से आत्मा में राष्ट्रीय है, जबकि बाह्य आकृति में धार्मिक था। धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद समाज एवं धर्म आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन की ओर बढ़ने लगा। जैसा कि हम जानते हैं 1857 के महाविद्रोह के समय भारतीय मध्यम वर्ग मतलब मध्य वर्ग, भारतीय मध्य वर्ग का झुकाव ब्रिटिश की ओर रहा था, परंतु अब धीरे धीरे उनका ब्रिटिश शासन से मोह भंग होने लगा था। उनके द्वारा कई क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की जा रही थी। 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। प्रभाव एवं प्रसार की दृष्टि से यह एक अखिल भारतीय संगठन था। इसके द्वारा दो प्रमुख मुद्दे उठाए गए। प्रथम, ब्रिटिश सिविल सेवा की आयु में वृद्धि का तथा दूसरा देश की आजादी का था। आगे इसी श्रृंखला में 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये आपको उन संगठनों के बारे में थोड़ा सा दे रहा है कि देखिए पहले तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, परंतु अब धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने लगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपका है 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मत संलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। यह है यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन, 2019 का 2019 का क्वेश्चन है। वो जो मैंने बताया है देखो सीधा उसी से इसका उत्तर बन जाएगा। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण मतलब सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का मतलब जुड़ाव का परीक्षण कीजिए। देखो इसको मैंने कैसे उत्तर किया है। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण से तात्पर्य है समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन जो अपनी मूल उत्प्रेरणा में राष्ट्रीय था तो बाह्य आकृति में धार्मिक। मूल उत्प्रेरणा मतलब मूल आत्मा में राष्ट्रीय था तो बाह्य आकृति में धार्मिक। भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में कुछ निश्चित बाधाएं थी और ये बाधाएं थी भारत का आंतरिक विभाजन। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में कुछ बाधाएं थी और ये बाधाएं थी भारत का आंतरिक विभाजन यथा लैंगिक विभाजन, जातीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन आदि। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक राष्ट्र बनने की एक आवश्यक शर्त होती है उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में परस्पर जुड़े होने का भाव। फिर इसके लिए आंतरिक विभाजन को कमजोर करना आवश्यक था। यही 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब देखो इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको राष्ट्र बनने के लिए लैंगिक विभाजन, जातीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन आदि जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक राष्ट्र बनने की एक आवश्यक शर्त होती है आदि, जैसा कि ये पूर्ण विराम नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक राष्ट्र बनने की एक आवश्यक शर्त होती है उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में परस्पर जुड़े होने का भाव। फिर इसके लिए आंतरिक विभाजन को कमजोर करना आवश्यक था। यही 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने उसने इसको कमजोर करके उसको राष्ट्र की तरफ ले गया।
उसी का भारतीय पुनर्जागरण का बल व्यापक सुधार कार्यक्रम पढ़ रहा था जो इस प्रकार है। एक, धर्म सुधार समाज सुधार की एक आवश्यक शर्त थी क्योंकि धर्म और समाज के बीच गहरा जुड़ाव था। अधिकांश सामाजिक बुराइयों को धार्मिक कर्मकांड से समर्थन मिलता था, इसलिए राजा राम मोहन राय से लेकर रानाडे तक सभी समाज सुधारकों ने मंदिर में मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद आदि आडंबरों पर चोट की। स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया कि आगामी 50 वर्षों तक हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र है। समाज सुधार 19वीं सदी के सुधारकों ने महिला उत्थान कार्यक्रम पर बल दिया तथा जाति विभाजन एवं छुआछूत को अपना निशाना बनाया। इसके परिणाम स्वरूप लैंगिक विभाजन और जाति विभाजन कमजोर पड़ा। ईश्वरचंद विद्यासागर, वीरेशलिंगम एवं डी.के. कर्वे जैसे सुधारकों ने महिला उत्थान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। आधुनिक विचारधारा को प्रोत्साहन। जैसा कि हम जानते हैं कि इस काल में तर्कवाद, मानववाद, व्यक्तिवाद जैसी विचारधाराओं का उद्भव हुआ तथा आधुनिक युग में भारत के शिक्षित वर्ग के बीच उनका प्रसार हुआ, जिसके कारण क्षेत्रीय विभाजन कमजोर पड़ा। इस प्रकार 19वीं सदी के सुधार आंदोलन ने भारत को राष्ट्र निर्माण को प्रोत्साहन दिया। यही क्वेश्चन है, ये देखो, जो 2019 का क्वेश्चन है, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज। मैं स्टूडेंट्स, अंकुर, मेरे स्टूडेंट से पूछो कि ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे स्टैंडर्ड टॉपिक था, ये आपका समाप्त हुआ। पहले मेरे स्टूडेंट से पूछो कि वो लोग कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है तो मैं उनकी सेवा के लिए बैठा हुआ हूं। माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अब कल से हम कांग्रेस ऑनवर्ड शुरू करेंगे, जिसका स्टडी मटेरियल आपको भिजवाया है वो कल से शुरू करेंगे। बच्चे, कोई भी दिक्कत हो तो मैं फिर बैठा हुआ हूं। कोई, तुम लोग केवल कॉन्फिडेंस अपने आप में रखना, स्पिरिट को हाई रखना। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको नहीं समझा जा सके। और जब तुम वर्ल्ड हिस्ट्री करो, मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होगा, फिर एंशिएंट मेडिवल करोगे, फिर वर्ल्ड करोगे, तो और भी तुम्हारा विजन और भी ब्रॉड होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझते जाओ। टाइमिंग 8 बजे है बच्चे, कल से तुम लोग 8 बजे आ जाना, 8 o'clock में। आज धोखा हो गया, पता नहीं कंफ्यूजन क्यों टाइमिंग में हो गया, हम लोगों की टीम में हो गया है, लेकिन आज मैं क्लियर कर रहा हूं और मैंने अपनी टीम को भी क्लियर कर दिया है। तुम लोगों की टाइमिंग 8 बजे रहेगी। मैं 6:30 से 7:45 तक ले लेता हूं इंग्लिश मीडियम वालों का, और फिर 8 बजे से तुम लोगों का रखता हूं। देखो, संप्रदायवाद में क्या होता है कि जब कोई अपनी धार्मिक पहचान को जीवन में सबसे अधिक महत्व देता है, जैसे देखो, तुम एक पुरुष हो, यानी पुरुष हो, तुम एक अमुक क्षेत्र से जुड़े हुए हो, अमुक संगठन से जुड़े हुए हो, अमुक शिक्षा, अमुक ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तुम हिंदू हो, तुम या मुसलमान हो, या तुम बिहार के हो या यूपी के हो, या कोई भी बंगाल के हो, तो तुम इन सारी पहचानों को ताक पर रखकर सिर्फ एक ही पहचान पर बल दोगे, धार्मिक पहचान पर, कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं या मैं ईसाई हूं, इसका मतलब तुम संप्रदायवादी हो। जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तुम कहोगे मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं, इसका मतलब तुम सांप्रदायिक हो, क्योंकि तुम्हारी तो 7-8 पहचानें हैं ना, और बाकी पहचानों को दरकिनार करके एक धार्मिक पहचान को तुम आधार बना के कहते हो, तो तुम सांप्रदायिक हो। ओके, सो मैं स्टूडेंट्स अब यहीं पर समाप्त करता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन क्लास। थैंक यू वेरी मच। टुमारो एट 8 o'clock, ध्यान रखना।